नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज के दिन हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, उनके बलिदानों को याद करने का दिन है, उन्हें के पराक्रम को याद करने का दिन है। साथियों, उनके कोशिश और प्रयत्न से ही हमें हमारे देश को आज़ादी मिली और आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। न जाने कितने प्रयत्न उन्होंने किए होंगे कि हमारे देश को आज़ादी मिली, कितनी चुनौतियों का सामना किया होगा हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। उनके कोशिशों का और उनके परिश्रमों को हम नमन करते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आज़ादी से लेकर के अब तक की भारत की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो साथियों, चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन उस समय हम एक देश थे, आज़ाद देश थी। ना हमारे देश का कोई संविधान था, ना ही कोई कानून था, ना ही कोई नीति थी। तो उस समय हमारे देश के सामने सबसे पहली चुनौती ये बनी कि हमारा देश किस नाम पे विकसित करेगा। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय अंग्रेजी शासन के दौरान हमारी भारत की आर्थिक स्थिति एकदम बेकार हो गई थी और विश्व भर में विकास के सिर्फ 2 ही मॉडल मशहूर थे। एक अमेरिका जो पूंजीवादी विकास मॉडल पे था, तो दूसरा सोवियत संघ जो समाजवादी विकास मुद्दे पर विकास कर रहा था। ऐसे में हमारा देश किस विकास के मॉडल को अपनाए, इसकी हमारे देश में बहुत बड़ी चर्चा हो गई। कुछ नेता हमारे देश के ये कहें कि हमें अमेरिका की पूंजीवादी विकास नीति को अपनानी चाहिए, तो कुछ नेता ये कहें कि हमें सोवियत संघ की समाजवादी विकास नीति को अपनानी चाहिए, तो कुछ कहें कि हमें अपनी नीति बनानी चाहिए। तो साथियों, ऐसे में हमारा देश इन दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिलाकर के मिक्स अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो हमारे देश में एक ये हुआ कि हाँ, हमारा देश मिक्स्ड अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी दोनों को अपना के अपने देश को विकसित करेगा। और उसके बाद दूसरी चुनौती हमारे देश के सामने ये आ गई कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। साथियों, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। ये लोकतंत्र की स्थापना करना देश में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसके साथ साथ करोड़ों लोगों की मतदान सूची तैयार करनी थी। करोड़ों लोगों को लोकतंत्र के बारे में बताना था, उन्हें लोकतंत्र समझाना था कि लोकतंत्र होता क्या है। तो ये हमारी दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती हमारे देश की बन गई एकता और अखंडता की। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो एक से एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था और पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम देश बताता था। ऐसे में हमारा देश ये हुआ कि भाई, हमारे यहाँ तो अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो हम कैसे अपने आप को एक हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र घोषित करें। तो उनको सबको मिला के एक करके हमको रखना था। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती थी, एकता और अखंडता की। साथियों, एकता और अखंडता बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। उस समय आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और
जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही थी, क्योंकि वहां पे हिंदू कम थे और यहाँ पे मुस्लिम कम थे, तो मुस्लिमों को डर लग गया कि वहां पे अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हमारे यहाँ भारत में हमें मारा जाएगा। उन्हें ये समझाना कि यहाँ आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, ये हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। लेकिन उस चुनौतियों का भी देश सामना किया, लोगों को समझा दिया कि हाँ आप यहाँ सुरक्षित हैं। उसके बाद साथियों चौथी चुनौती हमारे देश के सामने यह आ गई कि हमारा देश तो बन गया, अब इसमें लोगों को रोजगार कैसे देंगे, लोगों को खाना कैसे देंगे, कैसे। तो भारत तो सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के कई हिस्सों में सूखा और अकाल पड़ने के कारण हमें उस समय खाद्य की आपूर्ति भी विदेश से लेनी पड़ती थी। आप सोचिए कि एक देश आजाद हुआ है और उस समय तो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज का अपना वो था कि वो दूसरे देश से ले सकते थे, लेकिन हम तो एक नया देश बने थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे लोगों को समझाएं कि हमें अनाज दो भाई, हम नया देश बने और हम तुमको पैसा दे देंगे। ये भी नहीं था कि पैसा भी नहीं है कि हमारे पास हाँ हम दूसरे देश को दे दें कि हाँ भाई तुम हमको दे दो, हम तुमको कल दे देंगे। तो ये चुनौती हमारे देश के सामने आ खड़ी थी। इसका भी सामना हमारे उस समय के नेताओं ने किया। अब और एक चुनौती और बन गई, शिक्षा की चुनौती। आजादी के बाद हमारे देश में शिक्षा का स्तर 100 में से सिर्फ 12% लोग शिक्षित थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी और उस समय हमारे देश की जनसंख्या 34 करोड़ थी। 34 करोड़ में मात्र 12% लोग ही शिक्षित थे। ऐसे में देश को आगे बढ़ाना, देश को एक साथ लेके आगे चलना बहुत बड़ी ही मुश्किल थी। और ये सब चुनौतियां तो थी, लेकिन हमारे देश में लेकिन एक चुनौतियां और थी कि हमारा देश आजाद हुआ है और एक नए देश बना है और नए देश का अपना एक कानून, अपना एक संविधान होना चाहिए। तो ऐसे में ये चिंता हो गई कि हमारे देश का ना कोई कानून है, ना कोई संविधान है, तो हमारा देश चलेगा कैसे? आप भी बताइए साथियों, अगर देश का कोई कानून नहीं रहेगा, ना कोई संविधान रहेगा, तो देश कैसे चलेगा? तो ऐसे में साथियों उस समय के जो पढ़े लिखे नेता थे उनको ये कार्य दिया गया कि आप देश का संविधान बनाएंगे। तो वो लोगों ने क्या किया कि भाई हम अब अरे भाई किसी का देश का संविधान बनाना है तो उसमें ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिससे कि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे, किसी को ना हम नीचा दिखाएं ना किसी को ऊंचा दिखाएं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अनेक देशों के संविधान को पढ़े और समझे, उसके बाद अपने देश का संविधान लिखना शुरू किया। और उसमें से जो अनेक देश के संविधान से जो पढ़े थे, जो अच्छी चीजें थी, उनको लाके अपने देश में के संविधान में लिखे। उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। और साथियों फिर हमारे देश का एक तैयार हुआ कि हाँ अब इससे देश चलेगा। लेकिन साथियों इस दौरान हमारे देश के लोगों ने आजादी के बाद कई उपलब्धियां भी प्राप्त की, जैसे कि 1947 में भारत के
आज़ाद होने के बाद एक वर्ष बाद 1948 में लंदन ओलंपिक में हमारे देश की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और वहीं 1939 में हमारे देश की पहली महिला आईएएस एग्जाम टॉप की। उसके बाद देश का पहला लिखित संविधान, भारत का संविधान प्रभावी हुआ विश्व भर में। और सन 1951 में 1951 में एशियन गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी भारत ने की। 1952 में 1952 में पहली बार हमारे देश में चुनाव हुआ, जिसमें 17 करोड़ लोगों ने वोट डाला। 1953 में भारत में फ्लैग कैरियर इंडियन एयरलाइंस को स्थापित किया गया। और 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर HEC 2M को कोलकाता में स्थापित किया गया। और 1961 में गुट निरपेक्ष देशों की पहली बैठक का भारत ने नेतृत्व किया साथियों। और 1963 में देश को भास्कर नांगल बांध भी मिला। और 1964 में पहले भारतीय जेट ट्रेनर HJT-16 ने उड़ान भरी। और 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, सैन्य हस्तक्षेप करके। और 1976 में बंधुआ मजदूर की प्रथा भी भारत ने बंद की। और 1981 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी पहली दवा ट्रोमेटिकल तैयार की। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम लंदन में पहली बार वर्ल्ड कप जीता। कपिल देव उस समय हमारे देश के इंडियन टीम के कैप्टन थे। और 1984 में हमारे देश के राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय बने पहले। और 1950 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर बम रखने वाला भारत छठा देश बना। और 1988 में इसरो ने एशिया की पहली रिमोट लैंडिंग सैटेलाइट ISR-1A लॉन्च की। और 1990 में कुवैत और ईरान से 1,10,000 भारतीयों को भारत सरकार ने सुरक्षित वहां से निकाला, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट माना जाता है साथियों। और आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1991 में भारत ने कई सुधार कार्यक्रमों की घोषणा की। साथियों, भारत अपनी उपलब्धियां दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा था। 1995 में भारतीयों ने इंटरनेट पे पहली बार लॉगिन किया। 1998 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता। 2001 में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस ने भरी अपनी पहली उड़ान। हमारे देश की वायुसेना की विमान तेजस ने पहली बार 2001 में हमारे उड़ान भरी थी।
और 2005 में भारत में आरटीआई आई। 2007 में हमारे देश की पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी। और 2013 में मंगलयान से मंगल ग्रह तक का चक्कर लगाया भारत ने। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। और 2016 में भारतीय महिला फाइटर पायलटों के बैच को ट्रेनिंग दी गई। हमारे देश की वायुसेना में महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। 2007 में जीएसटी को हरी झंडी हमारी भारत सरकार ने दी। 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान ने हमारे देश के सैनिकों को मारा था। तो हमारे देश के सैनिक पहली बार पाकिस्तान में घुस करके हम उनके सैनिकों को मार के सुरक्षित हमारे देश में वापस लौट गए थे। और 2019 में 22 जुलाई को चंद्रयान 2 परीक्षण किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो सफल नहीं हुआ साथियों। और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर को भारत के तमाम राज्यों की तरह एक राज्य की स्थापना दी गई। जैसे तमाम राज्य भारत के हैं, उसी तरह उसे भी एक राज्य की ही दर्जा दिया गया। और 9 नवंबर को बरसों से अटका न्यायपालिका में राम मंदिर का केस, 9 नवंबर को उस केस की सुनवाई हुई। साथियों, उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा था, उसी तरह हमारे देश में नए नए प्रकार की चुनौतियां भी सामने आ रही थी। बेरोजगारी हमारे देश की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है। साथियों, भारत एक युवाओं का देश है और भारत में इतने अधिक मात्रा में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने, जो दिन प्रतिदिन चुनौती बढ़ती ही जा रही है हमारे देश में। ऐसे में भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर ध्यान दें। और दूसरी चुनौती हमारे देश की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 2003 में 7.86 थी, वो 2015 में 8 हुई और 2016 में 8.26 हुई और आज 2019 में पिछले साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5.2 आई। ये एक बहुत बुरा संकेत है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। साथियों, बहुत बुरे संकेत है हमारे देश के लिए। भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दे साथियों। और साथियों, तीसरी समस्या वर्तमान समय की हमारे देश में जो बढ़ती जा रही है, वो हुई किसानों की समस्या। किसानों की समस्या आम समस्या नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसान ही अगर खुश नहीं रहेंगे तो देश
कैसे खुश रहेगा? साथियों, आए दिन अखबार में हमें यह देखने को मिलता है कि किसान ने फांसी लगा के अपनी हत्या कर ली। बैंक का कर्ज ना चुका पाने के कारण किसान ने फांसी लगा ली। साथियों, किसान के फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान मजबूर है, कैसे बैंक का कर्ज चुकाए? साथियों, तो किसानों की समस्या भी हमारे देश में एक वर्तमान समय की बड़ी समस्या है। दूसरी और चौथी समस्या हमारे देश की जो है साथियों, वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा साथियों हमारे देश में बहुत ही कम है, एकदम न्यूनतम स्तर पे जो की जाती महिला सुरक्षा है। आए दिन हमारे देश में हर समय हर घंटे एक बलात्कार और रेप के केस आते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है बात है। साथियों, आए दिन ये हमारे विश्व जगत में आखिर भारत क्या मुंह दिखाता होगा महिला सुरक्षा के नाम पे? और पांचवी सुरक्षा है चुनौती जो हमारे देश में है, राजनीतिक में अपराधीकरण। साथियों, आप देख सकते हैं जिस तरह राजनीति में अपराधीकरण की समस्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, वैसे ही हमारे देश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा ये चौपट होती जा रही है। राजनीति में आए दिन अपराधीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े अपराधी कानून से बचने के लिए राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में आकर के कानून से बच जा रहे हैं, अपने अपराधों से बच जा रहे हैं। जिस तरह से कानून राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ रही है, उसी तरीके से कानून व्यवस्था हमारे देश में चौपट होती जा रही है। साथियों, राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि राजनीति में को अपराधी का मोड़ ना दे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में अगर कोई अपराधी हमारे देश का नेतृत्व करे तो ये समाज को क्या देगा? एक अपराध ही देगा, क्योंकि वो अपराध करके ही राजनीति में आया है, तो वो दूसरे को गलत नहीं करेगा अगर दूसरा कोई उसके कार्यकाल में अपराध करे। तो साथियों, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि कभी भी राजनीति में अपराधीकरण को सपोर्ट ना करें, किसी भी अपराधी को राजनीति में ना सपोर्ट करे कि हाँ वो राजनीति में आए। साथियों, वो आएगा तो समाज के साथ बुरा करेगा, समाज के साथ अपराध करेगा। साथियों, तो साथियों आपसे आग्रह है कि राजनीति में कभी किसी अपराधी को सपोर्ट ना करें। और छठवीं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे देश को एकता और अखंडता को भंग करती है, सांप्रदायिकता। आए दिन हमारे देश में दंगे फसाद हो रहे हैं और उन दंगों को हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जातिगत धर्म दे रही हैं कि हाँ वो मुस्लिम है तो वो इसलिए कर रहा है, हाँ वो हिंदू है तो वो इसलिए कर रहा है, इसलिए वो कर रहा है। तो ये साथियों, ये हमारे देश की एकता और अखंडता पे भी प्रश्न उठता है कि क्या भारत में एकता और अखंडता भंग हो गई है? हिंदू मुस्लिम सुरक्षित नहीं है भारत में? साथियों, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे देश में बढ़ रही है, सांप्रदायिकता। आए दिन मीडिया वाले भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ये मुस्लिम वहां पे सुरक्षित नहीं है, वहां पे दंगा हुआ इसका मतलब वहां पे कुछ हुआ। हर चीज को राजनीतिक मोड़ से सांप्रदायिकता के मोड़ पर ला दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान समय की हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है।
आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारा देश को आज 74 वर्ष आजाद हुए हो चुके हैं। ऐसे में हमारे देश में ये समस्याएं आ रही हैं, तो ये हमें सोचने की बात है साथियों। ये बहुत बड़ी समस्याएं हमारे देश में जो उत्पन्न हो रही है, और आगे चल के इसके कारण हमारे देश में अनेकों अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं साथियों। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे, हमारे विचारों को समझे होंगे साथियों। ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे देश के अहित में हो। ये देश एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, ये देश सबका है साथियों। और ऐसे देश में ये सब होना, तो विश्व जगत में हम क्या अपने देश का परिचय देंगे। आप हमसे जुड़ें, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ साथियों। एक बार फिर से बोलें हमारे साथ, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर मिलेंगे किसी दिन।